नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पर्वतों को लेकर के टॉपिक चल रहा है, तो हमने पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में जान लिया था। अब हम बात करेंगे अगले पर्वत की, जिसका नाम है पूर्वी घाट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे आप लोग जानते होंगे कि इस तरह से हमारे भारत का मैप है। इस तरह से हमारे भारत का मैप है, भारत का नक्शा। हम बात करते हैं यानी पूर्वी घाट की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत की यदि हम बात करें तो इधर पश्चिम दिशा हो गई, इधर भारत की पूर्व दिशा हो गई। पूर्व दिशा में फैला हुआ ये पर्वत है, इसलिए इसे पूर्वी घाट पर्वत कहा जाता है। और पूर्वी घाट पर्वत को प्राचीन काल में जो है महेंद्रगिरी पर्वत नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन काल में महेंद्रगिरी प्राचीन काल में से महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब इसके यदि हम विस्तार की बात करें तो यह उड़ीसा की महानदी से लेकर के तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ है। यानी यहाँ पर एक नदी है उड़ीसा की, यानी महानदी। ये महानदी से लेकर के तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ ये टुकड़ों में विभाजित है। टुकड़ों में विभाजित होने का इसका मुख्य कारण है क्योंकि कई नदियां इस पर्वत श्रृंखला को काट करके यहाँ से निकलती हैं। इस कारण यह टुकड़ों में विभाजित है और टुकड़ों में हमें दिखाई देता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि हम पूर्वी घाट पर्वत की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पर एक राज्य है उड़ीसा, और मध्य में मिलेगा आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर है आपका तमिलनाडु। मुख्य रूप से 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। और इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न ये बन जाता है इसकी ऊंची चोटियों को लेकर के। यदि हम महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी ऊंची चोटी का नाम है अमरकोंडा या देवमाली। ठीक है, इसकी यहाँ पर ऊंची चोटी है, इस ऊंची चोटी का नाम है अमरकोंडा या इसी को देवमाली, इसी को दूसरा नाम दिया गया है देवमाली। और यदि हम देवमाली की बात करें तो इसकी ऊंचाई मीटर में 1680 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। उसके साथ साथ एक और इसकी ऊंचाई, एक और इसमें जो है इसकी ऊंची चोटी को लेकर के एक और प्रश्न आ जाता है जो आंध्र प्रदेश के यानी विशाखापट्टनम राज्य में है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत की एक और ऊंची चोटी है जिसे महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर पड़ती है एक और इसकी ऊंची चोटी, और इसी चोटी के नाम से इसका नाम आंध्र प्रदेश में है। फिर यदि हम बात करें तो ये जो चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत, इसी को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से इसी को जाना जाता है। और मुख्य रूप से तो इसकी ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंची चोटी ये को ही महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है जो आंध्र प्रदेश में, और इसकी ऊंचाई है 1502 मीटर। तो दोस्तों आपको महेंद्रगिरी पर्वत या पूर्वी घाट के बारे में बस कुछ मुख्य बातें याद रखनी है। जैसे हम कहते हैं कि पूर्वी घाट, इसको प्राचीन काल में महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता था, और इसका जो विस्तार है उड़ीसा की महानदी से लेकर के तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। और मुख्य रूप से यह 3 राज्यों में, भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। एक और महत्वपूर्ण चीज कि पूर्वी घाट या महेंद्रगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो उसका नाम अमरकोंडा या देवमाली है, जो 1680 मीटर है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि इस पर्वत श्रृंखला से कई नदियां निकलती है, इसलिए टुकड़ों में विभाजित दिखाई देता है, हमें यह प्रतीत होता है। उसके बाद एक और प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पर शीतोष्ण वन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, शीतोष्ण वन नहीं पाए जाते हैं। और ये जो पूर्वी घाट है यानी महेंद्रगिरी पर्वत है, ये किसी भी प्रकार की जलवायु का विभाजक नहीं है। किसी भी प्रकार की जलवायु
वायु का विभाजक नहीं है। फिर एक प्रश्न ये बन जाता है कि यहाँ पर कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं। सेलों का मतलब होता है चट्टानों से। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम अगली पर्वत श्रृंखला की ओर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अगली पहाड़ियों को लेकर के। अगली पहाड़ी हमारी नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो जैसे आपको अभी मैंने बताया, इधर है हमारा पूर्वी घाट। ये हो गया आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट या जिसे प्राचीन काल में महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता था। और यदि हम बात करें तो इधर है हमारा पश्चिमी घाट। कौन सा है? इधर हमारे पर्वत है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट पर्वत की यदि हम बात करें तो इसको भी प्राचीन काल में सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों की। नीलगिरी की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से आपको नीलगिरी की पहाड़ियां, ये वाला जो भाग है ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो इनका विस्तार जो है भारत के 3 राज्यों में मिलता है। एक मिलता है यहाँ से कर्नाटक, दूसरा मिलता है यहाँ पर केरल, और तीसरा यहाँ पर मिलता है इधर तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है। कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु हो गया। अब नीलगिरी की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इन पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर नील की खेती होती थी। ठीक है, यानी नील की खेती होती थी, इसलिए इन पहाड़ियों का नाम नीलगिरी की पहाड़ी रखा गया। यदि हम इतिहास के संदर्भ में देखते हैं तो आपको याद होगा कि यहाँ पर एक आंदोलन चला था, मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन 1921 में चला था और ये नील की खेती को लेकर के चला था। ठीक है, मोपला आंदोलन 1921 में चला था नील की खेती को लेकर के। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां, इन पहाड़ियों के जो ढलानी या मध्यवर्ती क्षेत्र हैं उनमें जो है चाय की या कहवा की खेती मुख्य रूप से की जाती थी। यानी कृषि के रूप में यदि हम बात करें कृषि के रूप में तो यहाँ पर चाय या कहवा की कृषि की जाती है। उसके बाद यहाँ से नीलगिरी की पहाड़ियों से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वो प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पर जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रायद्वीपीय भारत की एक दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेट्टा। ठीक है, डोडा बेट्टा यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक चोटी मिलेगी जिसका नाम है डोडा बेट्टा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेगी जिसका नाम है डोडा बेट्टा। और डोडा बेट्टा की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई को लेकर भी पूछ लेता है 2627 मीटर 37, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहीं पर एक स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है जिसका नाम है ऊटी। ये है आपका ऊटी या इसी का नाम है उटक मंडलम। यानी यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र स्वास्थ्यवर्धक स्थल जिसका नाम है ऊटी या उटक मंडलम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, यह हिल स्टेशन हम इसको बोल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्नों को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो बनती है वो एक तो बनती है ऊटी को लेकर के कि ऊटी क्या है? दक्षिण भारत का, ये दक्षिण भारत का एकमात्र हिल स्टेशन। दूसरा, नीलगिरी की पहाड़ियों में जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेट्टा। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से तो इन पहाड़ियों को एक और संज्ञा दी गई है। इधर है आपका पूर्वी घाट यानी महेंद्रगिरी पर्वत, इधर है आपका पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर्वत। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित ये पहाड़ियां हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, इसलिए इन्हें पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का जंक्शन कहा जाता है। इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट का जंक्शन
जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के मध्य में स्थित है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब हम बात करेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो जैसे अभी हमने जाना था, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है और ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो इन्हीं पहाड़ियों का जो दक्षिणतम भाग है, या हम कहते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को अन्नामलाई की पहाड़ियां कहा गया, ठीक है। इस वाले क्षेत्र को अन्नामलाई की पहाड़ियां कहा गया है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं, यानी भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। और इन पहाड़ियों के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इनको भी जरा हम जान लें। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कहते हैं दक्षिण भारत की दक्षिणतम सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है अर्नागुडी या अनाईमुडी, अर्नागुडी, ठीक है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है अर्नागुडी, और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ पर बन जाता है, वह प्रश्न ये बनता है कि अन्नामलाई की पहाड़ियां जो हैं ये मुख्य रूप से दो राज्यों में विस्तृत है, यानी दो राज्यों में इनका विस्तार है। इधर पड़ेगा आपका तमिलनाडु और इधर पड़ेगा आपका केरल। यानी यदि हम विस्तार की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में इनका विस्तार है। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, इनके उत्तर पूर्व में एक और पहाड़ी मिलेगी, यहाँ पर इधर उत्तर हो गया, इधर पूर्व हो गया। ये जो पहाड़ी है, ये भाग है, ये इस पहाड़ी को जो नाम दिया गया है पालनी या पलानी की पहाड़ी, पालनी या पलानी की पहाड़ियां जो मिलेंगी इसके उत्तर पूर्व भाग में मिलेंगी। और इधर एक और पहाड़ी मिलेगी इस तरह से, इस पहाड़ी को कहा गया है इलायची की पहाड़ियां। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि जो अर्नागुडी पहाड़ी है, ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। कौन सी? एक इधर हो गई ये पलानी की पहाड़ी, इधर हो गई ये इलायची की पहाड़ी, और इधर नीलगिरी की पहाड़ी, और बीच में रखिए अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी जो दक्षिण भारत की पहली, ये प्रायद्वीपीय भारत की पहली ऊंची चोटी है, जिसका नाम है अन्नागुडी, और इसकी ऊंचाई है 2695। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि हम बात करें यहाँ से, तो ये बनता है कि यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। एक और प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि यहाँ पर एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है कोडाईकनाल। यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन कुछ भी कहते हैं, पर्यटन स्थल है जिसका नाम है कोडाईकनाल जो पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। ये आपसे पूछ लेगा कि भारत का दक्षिणतम पर्यटक स्थल कौन सा? कोडाईकनाल। और कोडाईकनाल पर्यटक स्थल जो पड़ता है, ये पड़ता है आपका पालनी की पहाड़ियों में, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैं अभी आपको ये इन पहाड़ियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, हमारा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस। एक बार यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। कल हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में, सतपुड़ा पर्वत को लेकर के या अन्य जो पर्वत बचे हैं उनके बारे में क्या क्या विशेषता बनती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।